गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ दीपक गुप्ता। आई एम योर हिंदी टीचर। आज हम क्लास 7th का चैप्टर 16 पंच परमेश्वर, जिसका कि एक भाग हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आगे शेष पाठ को अब हम इस वीडियो में ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे कि पंच परमेश्वर कहानी में क्या हुआ। खाला जान पंचायत में पहुंच गई, जहां पर कि जुम्मन और अलगू चौधरी भी पहुंचे और साथ में सभी गाँव के लोग वहाँ पर मौजूद थे। तब खाला जान ने बोला कि मुझे न पेट की रोटी मिलती है न तन का कपड़ा, बेबस बेवा हूँ, कचहरी दरबार नहीं कर सकती, तुम्हारे सिवा किसको अपना दुख सुनाऊँ। तुम लोग जो यह राह निकाल दो उसी राह पर चलूँ। अगर मुझ में कोई ऐब देखो तो मुझे मुंह पर थप्पड़ मारो, जुम्मन में बुराई देखो तो उसे समझाओ। क्यों एक बेबस की आह लेता है, मैं पंचों का हुक्म सिर माथे पर चढ़ाऊँगी। रामधन मिश्र, जिनके कई आसामियों को जुम्मन ने अपने गांव में बसा लिया था, बोले, जुम्मन मियाँ कैसा पंच बदते हो, अभी से इसका निपटारा कर लो, फिर जो कुछ पंच कहेंगे वही मानना पड़ेगा। जुम्मन के इस समय सदस्यों में विशेषकर वे ही लोग दिख पड़े जिनसे किसी न किसी कारण उनका वैमनस्य था। जुम्मन बोले, पंचों का हुक्म अल्लाह का हुक्म है, खाला जान चाहें जिसे चाहे उसे बदे, मुझे कोई उज्र नहीं। खाला ने चिल्लाकर कहा कि अरे अल्लाह के बंदे, पंचों का नाम क्यों नहीं बता देते, कुछ मुझे भी तो मालूम हो। जुम्मन ने क्रोध से कहा, इस वक्त मेरा मुंह न खुलवाओ, तुम्हारी बन पड़ी है, जिसे चाहो पंच बदो। खाला जान जुम्मन के आक्षेप को समझ गई। वह बोली, बेटा खुदा से डरो, पंच न किसी के दोस्त होते हैं न किसी के दुश्मन। कैसी बात कहते हो, और तुम्हारा किसी पर विश्वास न हो तो जाने दो। अलगू चौधरी को तो मानते हो, लो मैं उन्हीं को सरपंच बदती हूँ। जुम्मन शेख आनंद से फूल उठे परंतु भावों को छिपाकर बोले, अलगू ही सही मेरे लिए, जैसे रामधन वैसे ही अलगू। अलगू इस झमेले में फंसना नहीं चाहते थे। वे कन्नी काटने लगे, यानी कि बचकर निकलना चाहते थे। बोले, खाला तुम जानती हो कि मेरी जुम्मन से गाढ़ी दोस्ती है। खाला ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता, पंच के दिल में खुदा बसता है। पंचों के मुंह से जो बात निकलती है वह खुदा की तरफ से निकलती है। अलगू चौधरी बोले, शेख जुम्मन, हम और तुम पुराने दोस्त हैं। जब काम पड़ा तुमने हमारी मदद की और हम भी जो कुछ बन पड़ा तुम्हारी सेवा करते रहे, मगर इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों हमारी निगाह में बराबर हो। तुमको पंचों से जो कुछ अर्ज करनी हो करो। जुम्मन को पूरा विश्वास था कि अब बाजी मेरी है, अलगू यह सब दिखावे की बातें कर रहा है। अतएव शांत चित्त होकर बोले, पंचों 3 साल हुए खाला जान ने अपनी जायदाद मेरे नाम हिब्बा कर दी थी। मैंने उन्हें ताहयात खाना कपड़ा देना कबूल किया था। खुदा गवाह है कि आज तक मैंने खाला जान का कोई तकलीफ़ नहीं दी। मैं उन्हें अपनी माँ के समान समझता हूँ, उनकी खिदमत करना मेरा फ़र्ज़ है। और मगर औरतों में ज़रा अनबन रहती है, उसमें मेरा क्या बस। खाला जान मुझे माहवार अलग खर्च अलग मांगती है। जायदाद जितनी है वहाँ पंचों से छिपी नहीं, उससे इतना मुनाफा नहीं होता कि माहवार खर्च दे सकूँ। इसके अलावा हिब्बा नामे में माहवार खर्च का जिक्र नहीं है, नहीं तो मैं भूल कर भी इस झमेले में न पड़ता। बस मुझे यही कहना है, आइंदा पंचों का अख्तियार है, जो फैसला चाहें करें। अलगू चौधरी को हमेशा कचहरी में काम करना पड़ता था, अतः वो पूरा कानूनी आदमी था। उसने जुम्मन से जिरा शुरू की। एक एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर हथौड़ी की चोट की तरह पड़ता था। रामधन मिश्र इस प्रश्नों पर मुग्ध हो जाते थे। जुम्मन चकित थे कि अलगू को क्या हो गया। जुम्मन शेख तो इसी संकल्प विकल्प में पड़े हुए थे कि इतने में अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख, पंचों ने इस मामले पर विचार किया। उन्हें नीति संगत मालूम होता था कि खाला जान को माहवार खर्च दिया जाए। हमारा विचार है कि खाला की जायदाद से इतना मुनाफा अवश्य होता है कि माहवार खर्च दिया जा सके। बस यही हमारा फैसला है। अगर जुम्मन को खर्च देना मंजूर ना हो तो हिब्बानामा रद्द समझा जाए। यह फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गया। जो अपना मित्र हो वही शत्रु का व्यवहार करे और गले पर छुरी फेरे। इस समय के हेर फेर के सिवा और क्या करे। जिस पर पूरा भरोसा था उसने समय पड़ने पर धोखा दिया। मगर रामधन मिश्र और अन्य पंच अलगू चौधरी की इस नीति परायणता की प्रशंसा की जी खोलकर कर रहे थे। वे कहते थे कि इसका नाम पंचायत है, दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया।
दोस्ती दोस्ती की जगह है, किंतु धर्म का पालन करना मुख्य है। इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ हिला दी। वे मिलते जुलते थे, मगर उसी तरह जैसे तलवार में से ढाल मिलती है। जुम्मन के चित्त में मित्र की कुटिलता आठों पहर खटका करती थी। उसे हर घड़ी यही चिंता रहती थी कि किसी तरह बदला लेने का अवसर मिले। पिछले साल अलगू चौधरी बटेसर से बैलों की एक बहुत अच्छी गोलमोल जोड़ी लेकर आए। बैल पछाई के सुंदर बड़े बड़े सींगों वाले थे। महीनों तक आसपास के लोगों के दर्शन करते रहे। देव योग से जुम्मन की पंचायत के 1 महीने के बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया। जुम्मन ने दोस्तों से कहा, यह दगाबाजी की सज़ा है। अलगू को संदेह हुआ कि जुम्मन ने बैल को विष दिया है। चौधराइन और करीमन इस विषय पर एक दिन खूब ही वाद विवाद हुआ। जुम्मन ने किसी तरह शांति स्थापित की। उन्होंने अपनी पत्नी को डांट कर समझा दिया। वह उसे रणनीति से हटा भी ले गए। उधर अलगू चौधरी ने समझाने बुझाने का काम अपने तर्कपूर्ण सोटे से लिया। अब अकेला बैल किस काम का? उसका जोड़ा बहुत ढूंढा गया पर न मिला। निदान यह सलाह ठहरी कि इसे बेच डालना चाहिए। गांव में एक समझू साहू थे। वह इक्का गाड़ी हाँकते थे। गांव के गुड़ घी लाद कर मंडी ले जाते, मंडी से तेल नमक भर लाते और गांव में बेचते। इस बेल पर उनका मन लहराया। उन्होंने सोचा, यह बेल हाथ लगे तो दिन भर में बेल खटके 3 खेप हो। आजकल तो एक ही खेप में लाले पड़े रहते हैं। बेल देखा, गाड़ी में दौड़ाया, बाल भौरी की पहचान कराई, मोल तोल किया और उसे लाकर द्वार पर बांध दिया। 1 महीने में दाम चुकाने का वादा ठहरा। चौधरी को भी गरज थी ही घाटे की परवाह न की। समझू साहू ने नया बैल पाया तो लगे उसे रगड़ने। वह दिन में 3-3, 4-4 खेपे करने लगे। न चारे की फिक्र थी न पानी की, बस खेपों से काम था। मंडी ले गए, वहाँ कुछ सूखा भूसा सामने डाल दिया। बेचारा जानवर अभी दम भी न लेने पाया था कि फिर जोत दिया। महीने भर में ही वह पिस गया था। इक्के का यह जुआ देखते ही उसका लहू सूख जाता था। एक पग चलना दुभर था, हड्डियां निकल आई थी। एक दिन चौथी खेप में साहू जी ने दूना बोझा लाद दिया। दिन भर का थका जानवर पैर न उठते थे, पर साहू जी ने कोड़े फटकारने लगे। बस फिर क्या था, बेल कलेजा तोड़ चला। कुछ दूर दौड़ा और फिर चाहा कि जरा दम ले लूं, पर साहू जी को जल्द पहुंचने की फिक्र थी। अतः उन्होंने कई कोड़े बड़ी निर्दयता से फटकारे। बेल ने एक बार फिर जोर लगाया, पर अब की बार शक्ति ने जवाब दे दिया। वह धरती पर गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर न उठा। उन्होंने बैल को गौर से देखा, वह मर चुका था। सोचने लगे कि गाड़ी कैसे घर पहुँचे। बहुत चीखे चिल्लाए, पर देहात का रास्ता बच्चों की आँख की तरह संध्या होते ही बंद हो जाता है। कई बोरे गुड़ और कई पीपे घी उन्हें बेचे थे। 200-250 रुपये कमर में बंधे थे। इसके सिवा गाड़ी पर कई बोरे नमक थे। अतः छोड़कर जा भी नहीं सकते थे। लाचार बेचारे गाड़ी पर ही लेट गए। वहीं रत जगा करने की ठान ली। चिलम पिया गया, फिर हुक्का पिया। इस तरह साहू जी ने आधी रात तक नींद को बहलाते रहे। अपनी जान में तो वह जागते ही रहे, पर पौफटते ही जो नींद टूटी और कमर पर हाथ रखा तो थैली गायब। घबरा कर इधर उधर देखा तो कई कनस्तर तेल भी नदारद। प्रातःकाल रोते लगते घर पहुँचे। साहुआइन ने जब यह बुरी सुनावनी सुनी, तब पहले तो रोई, फिर अलगू चौधरी को गालियाँ देने लगी। निगोड़े ने ऐसा कुलच्छनी बैल दिया है कि जन्म भर की कमाई लुट गई। इस घटना को कई महीने बीत गए। अलगू जब अपने बेल के दाम मांगते, तब साहू और साहुआइन दोनों ही झल्लाए। यहाँ तो सारे जन्म की कमाई लुट गई, सत्यानाश हो गया, इन्हें दामों की पड़ी है। मुर्दा बैल दिया था, उस पर दाम मांगने चले। चौधरी के अशुभ चिंतकों की कमी न थी। ऐसे अवसरों पर वे भी एकत्रित हो जाते और साहू जी के बराने की पुष्टि करते। परंतु 150 रुपये में इस तरह हाथ धो लेना आसान न था। एक बार वह भी गर्म पड़े। साहू जी बिगड़कर लाठी ढूंढने घर चले गए। अब साहुआइन ने मैदान लिया। शोरगुल सुनकर गांव के भले मानस घर से निकले। वह परामर्श देने लगे कि इस तरह से काम न चलेगा। पंचायत कर लो, कुछ तय हो जाए, उसे स्वीकार कर लो। साहू जी राजी हो गए। अलगू ने भी हामी भर दी। पंचायत की तैयारियां होने लगी। दोनों पक्षों ने अपने अपने दल बनाने शुरू किए। इसके बाद तीसरे दिन उसी वृक्ष के नीचे पंचायत बैठी। वही संध्या का समय था। पंचायत बैठ गई तो रामधन मिश्र ने कहा, अब देरी क्या है, पंचों का चुनाव हो जाना चाहिए। बोला, चौधरी किस किस को पंच बत्ते हो? अलगू ने दीन भाव से कहा, समझो साहू जी ही चुन लें।
समझू खड़े हुए और कड़क कर बोले, मेरी ओर से जुम्मन शेख। रामधन अलगू के मित्र थे, वह बात को ताड़ गए। पूछा क्यों चौधरी, तुम्हें कोई उज्र तो नहीं, यानी कोई परेशानी तो नहीं या कोई आपत्ति तो नहीं। चौधरी ने निराश होकर कहा, नहीं, मुझे क्या उज्र होगा। जुम्मन शेख के मन में भी सरपंच का उच्च स्थान ग्रहण करते ही अपनी जिम्मेदारों का भाव पैदा हो गया। उसने सोचा कि मैं इस वक्त न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ। मेरे मुंह से इस समय जो भी कुछ निकलेगा वह देववाणी के शब्द हैं। देववाणी में मेरे मनोविकारों का कदापि समावेश न होना चाहिए। मुझे सत्य से जो भर भी टालना उचित नहीं। पंचों ने दोनों पक्षों में सवाल जवाब करने शुरू किए। बहुत देर तक दोनों दल अपने अपने पक्ष का समर्थन करते रहे। इस विषय में तो सब सहमत थे कि समझू को बेल का मूल्य देना चाहिए, परंतु वो महाशय इस कारण रियायत करना चाहते थे कि बैल के मर जाने से समझू को हानि हुई। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया, अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। समझू को उचित है कि बैल का पूरा दाम दे। जिस वक्त उन्होंने बैल दिया था उस वक्त कोई बीमारी न थी। अगर उसी का दाम दे दिया जाता तो आज समझू उसे फेर लेने का आग्रह न करते। बैल की मृत्यु केवल इस कारण से हुई कि उससे बड़ा कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने चारे का कोई प्रबंध नहीं किया गया। रामधन मिश्र बोले, समझू ने बैल को जानबूझकर मारा है, अतः उसे दंड देना चाहिए। जुम्मन बोले, यह दूसरा सवाल है, हमको इससे कोई मतलब नहीं। झगड़ू साहू ने कहा, समझू के साथ कुछ रियायत होनी चाहिए। जुम्मन बोले, यह अलगू चौधरी की इच्छा पर निर्भर है, यह रियायत करे तो उनकी भलमानसी। अलगू चौधरी फूले न समाये उठ खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। इसके साथ ही चारों ओर से प्रतिध्वनि हुई, पंच परमेश्वर की जय। यह मनुष्य का काम नहीं, पंच में परमेश्वर वास करते हैं, यह उन्हीं की महिमा है। पंच के सामने खोटे को कौन खरा कह सकता है। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और गले लिपटकर बोले, भैया, जब से तुमने मेरी पंचायत की तब से मैं तुम्हारे प्राणघातक शत्रु बन गया था, पर आज मुझे ज्ञात हुआ कि पंच के पद पर बैठकर न कोई किसी का दोस्त है न दुश्मन, न्याय के सिवा उसे और कुछ नहीं सूझता। आज मुझे विश्वास हो गया कि पंच की जुबान से खुदा बोलता है। अलगू रोने लगे। इस पानी से दोनों के दिलों का मेल धुल गया। मित्रता की बुराई मुरझाई हुई लता फिर हरी हो गई। थैंक यू स्टूडेंट्स।